Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. Today I am going to tell about one of the most important poems of class 11th, that is A Photograph by Shirley Tolson. It's taken from the book Hornbill. Now let us explain it in Hindi. सबसे पहले मैं इस पोएम की सेंट्रल आइडिया बता रही हूँ. दिस पोएम इज अबाउट transience of human life, death and mysteries surrounding them. इस कविता का ताना बाना मानव जीवन की अस्थिरता, जीवन मृत्यु, रहस्यमय परिवेश और अतीत के यादों के इर्द गिर्द बुना हुआ है. In this poem, Shirley recalls her mother while looking at childhood photographs of her mother. यह कविता मानव जीवन की नश्वरता और प्रकृति की निरंतरता को चित्रित करता है. अपनी माँ की बचपन की फ़ोटो को देखते हुए शिर्ले टॉल्सन अपनी माँ को याद कर रही हैं. एट दैट टाइम हर मदर वॉज 12 years old. इस तस्वीर में उस समय उनकी माँ की उम्र लगभग 12 वर्ष की है, जिसमें वो अपनी 2 कज़न्स के साथ समुद्र तट पर खड़ी हैं. हर अंकल हैड क्लिक्ड दिस फोटोग्राफ. ये तस्वीर उनके अंकल ने खींची थी. इट वॉज ए फेवरेट फोटोग्राफ ऑफ हर मदर. ये जो तस्वीर है, माँ की ये जो तस्वीर उन्हें बहुत पसंद थी. शी ऑफन यूज्ड टू रिकॉल द डे when it was taken. इसे देखते हुए वे उन दिनों को अक्सर याद किया करती थी जब ये तस्वीर ली गई थी. Now her mother is dead and Shirley doesn't want to talk about her death. Instead, she celebrates the day looking at the favorite photograph of her mother. आज उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन शिर्ले उनकी मृत्यु को याद न करके उनके प्रिय फोटोग्राफ को देखकर उन्हें अपने यादों में संजो रही हैं. दिस पोएम इज़ अ ट्रिब्यूट टू हर मदर. ये कविता उनके माँ की प्रति उनकी एक हार्दिक श्रद्धांजलि है. तो चलते हैं हम अपने पोएम की ओर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए. द कार्डबोर्ड shows me how it was when the 2 girls' cousin went paddling. कवि अपनी कविता की शुरुआत कार्डबोर्ड यानी गत्ते के फोटो फ्रेम में जड़ी तस्वीर से कर रही हैं. कार्डबोर्ड के फ़ोटो फ्रेम ये बताता है कि इसमें जड़ी हुई तस्वीर काफ़ी पुरानी है, क्योंकि पुराने समय में ही फ़ोटो फ्रेम जो हैं वो गत्ते के बने होते हैं. तो इस तस्वीर में शिर्ले टॉल्सन की माँ अपनी दोनों कज़न्स के साथ समुद्र के उथले पानी में नंगे पांव चल रही हैं. यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है पैडलिंग. तो पैडलिंग का यहाँ अर्थ है समुद्र के उथले पानी में अपने नंगे पांव को आगे पीछे करना. ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड and she, the big girl, some 12 years or so. तो दोनों लड़कियां कवि के मम्मी के अगल बगल में, वो उस समय बच्ची थीं, कवि के मम्मी के अगल बगल में उनका एक एक हाथ पकड़कर खड़ी थीं. वो यानी कि शिर्ले टॉल्सन की मम्मी उन तीनों में सबसे बड़ी थीं और उस समय उनकी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तब उनकी मम्मी के अंकल ने तीनों को रुक करके पोज देने को कहा ताकि वो उनकी एक अच्छी सी तस्वीर निकाल सकें. इस तस्वीर को लेकर के वो इस क्षण को
यादगार बनाना चाह रहे थे। तो अब तीनों ने अपने खुले बाल को हवा में लहराता छोड़कर मुस्कुराती हुई कैमरे की ओर फेस करके खड़ी हो गईं। तो यहाँ पर एक फेस का यूज़ हुआ है, स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो इस फेस थ्रू देयर हेयर का अर्थ है, ये फेस बता रहा है कि जिस समय अंकल फ़ोटो ले रहे थे तो उस समय समुद्र तट पर तेज़ हवा चल रही थी और तीनों लड़कियों के बाल उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। बार बार बाल उनके चेहरे पर आ जा रहे थे और इन बिखरे हुए बालों के बीच उनके मुस्कुराते हुए चेहरे उस पल हवा के झोंके से लहराते बालों के बीच में मुस्कुराते हुए उनके चेहरे कैमरे में कैद हो गए थे। तो ये इसका अर्थ है इस फ्रेज़ का, थ्रू देयर हेयर, स्माइल थ्रू देयर हेयर। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। तो यहाँ पर शिर्ले टॉल्सन अपनी माँ के चेहरे के बारे में बताती हुई कहती हैं कि उनका चेहरा उस तस्वीर में बहुत ही प्यारा और आकर्षक लग रहा था। जिस समय का ये फ़ोटोग्राफ था उस समय तो शिर्ले टॉल्सन का जन्म भी नहीं हुआ था। उनके जन्म के काफ़ी समय पहले की तस्वीर थी ये। And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient fit. तो सबसे पहले लाइन देखते हैं, and the sea which appears to have changed less। माँ के स्वीट से चेहरे के बारे में बताने के बाद शिर्ले टॉल्सन अब समुद्र के बारे में बात कर रही हैं। वो बताती हैं कि समय के साथ माँ के स्वीट से चेहरे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, जबकि तुलनात्मक रूप से समुद्र में उतना परिवर्तन नहीं आया है ना। एंड द सी हैव चेंज्ड लेस। तो इस तरह से कवि ने इस लाइन में नेचर यानी कि प्रकृति की इटर्निटी और ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के शॉर्ट लिव्ड होने के बीच में तुलना किया है कि समय के साथ मानव जीवन परिवर्तनशील है जबकि प्रकृति निरंतर है। आते हैं दूसरे लाइन पर, वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट। शिर्ले टॉल्सन कहती हैं कि समुद्र उनकी माँ के ट्रांजिएंट फिट को धो रहा है। ट्रांजिएंट का अर्थ होता है यहाँ टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड। तो यहाँ ट्रांजिएंट फिट का उपयोग जो है एक ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरह से किया गया है। एक्चुअली फिट ट्रांजिएंट नहीं है, बल्कि जिसका फिट है वो व्यक्ति ट्रांजिएंट है, अर्थात उस व्यक्ति का जीवन ट्रांजिएंट है, उस व्यक्ति का जीवन शॉर्ट लिव्ड है। तो फिट यानी कि वो व्यक्ति जिसका वो पैर है। तो अब देखिए यहाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ये हम आगे की स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करेंगे। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot। कवि कल्पना करती हैं कि 20-30 सालों के बाद माँ जब भी इस फोटोग्राफ को देखती होंगी तब वो खुश होकर के हंसती ज़रूर होंगी, क्योंकि ये उनके बचपन की यादें थीं जिसमें वो अपने कज़न्स के साथ बीच पर उथले पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नंगे पांव दौड़ती रहती थीं और ये स्मृतियाँ उन्हें खुश कर देती थीं और उनकी यही खुशी उनके हंसी के रूप में परिलक्षित होता था। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed up us for the beach। तो इस लाइन में शिर्ले टॉल्सन कह रही हैं कि मेरी दोनों कज़न्स बेटे और डॉली को देखो, कैसे उनके पेरेंट्स ने हम तीनों को बड़े अच्छे से ड्रेसअप करके बीच पर छुट्टियों का आनंद लेने के लिए, घूमने के लिए भेजा है। तो इस तरह से इस तस्वीर के माध्यम से वे अपने अतीत के उन क्षणों को याद करती हैं जो बीत चुका है,
पर तस्वीर के रूप में कैद हो गया है। The sea holiday was her past, mine is her laughter। तो अगले फेज़ में हमारी जो पोएटिस हैं वो कह रही हैं कि सी हॉलीडे पर जाना माँ का अतीत था, वो बीत चुका है, और तस्वीर में कैद माँ और उनकी हंसी अब मेरे लिए अतीत बन चुका है। दैट मीन्स कि आज कवि की माँ इस दुनिया में नहीं है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। कवि के लिए ये एक बहुत दर्द भरा एहसास है कि बीच पर बिताई माँ की छुट्टियाँ और उनकी माँ और उनकी माँ की हंसी अब ये सब अतीत का हिस्सा बन चुके हैं, ये उसको जी नहीं सकती हैं, है ना। तो यहाँ एक लाइन यूज़ हुआ है विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो इस लाइन में कवि ये फैक्ट बताती हैं कि उनकी माँ के बीच पर बिताई छुट्टियाँ उनके और उनकी हंसी को भुलाना मेरे लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे ये कुछ आसान हो गया, क्योंकि समय बीतने के साथ शिर्ले टॉल्सन ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया था कि जो चीज़ें जीवन से एक बार चली जाती हैं वो हमेशा के लिए चली जाती हैं और फिर वो लौट करके वापस नहीं आती हैं। तो इस तथ्य को स्वीकार कर लेने के बाद उन्हें अतीत का जो दर्द था, माँ के चले जाने का जो दर्द का एहसास था, वो थोड़ा सा कम हो गया था। समथिंग, यहाँ पर लेबर्ड का अर्थ होता है समथिंग डन विथ ग्रेट एफर्ट एंड डिफ़िकल्टी, और ईज़ का अर्थ होता है ईजी। तो यहाँ पर आप देखिए लेबर्ड ईज़, यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड बिल्कुल एक दूसरे के पास में रखे हैं, तो पोएटिक इफेक्ट देने के लिए इनका यूज़ ऑक्सीमोरॉन के तौर पर यूज़ हुआ है। ये पोएटिक डिवाइसेस आपको इसके आगे की स्लाइड्स में समझाए गए हैं। नेक्स्ट, नाउ शी हैज़ डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। जब समुद्र तट पर उनका फोटोग्राफ लिया गया था तब उनकी उम्र 12 वर्ष थी, और आज उनकी माँ की मृत्यु को भी 12 वर्ष बीत चुके हैं। ये अर्थ है इस लाइन का, एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। शिर्ले टॉल्सन कहती हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में आज हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। हम दोनों ने, अर्थात मैंने और मेरी माँ ने, अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया है। समय के साथ माँ ने तस्वीर में कैद अपने निश्चल बचपन को खोया है, और मैंने हमेशा के लिए अपनी माँ और उनकी हंसी को खो दिया है, क्योंकि अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इस स्थिति में कवि निशब्द हैं, अपने दुख को वो शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ हैं। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम। माँ की खामोशी ने, अर्थात माँ की मृत्यु ने शिर्ले टॉल्सन को निशब्द कर दिया है। वे इस फैक्ट को समझ गई हैं कि वे अब कभी अपनी माँ को बोलते हुए या हंसते हुए नहीं सुन सकेंगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पोएम से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मानव जीवन समय के साथ खत्म हो जाता है, जबकि प्रकृति की निरंतरता जारी रहती है। जैसा कि इस पोएम में समुद्र एज इट इज़ निरंतर वो बह रहा है। ली गई तस्वीरें भी समय के साथ ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती हैं, बल्कि जब भी हम उन तस्वीरों को देखते हैं हम बीते हुए उन क्षणों को सजीव रूप से जी लेते हैं।
तो हमने इस पोएम में कई पोएटिक डिवाइसेस का जिक्र किया हुआ है। इसमें सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है ट्रांसफर्ड एपिथेट, a poetic device in which an adjective describing one noun is transferred to another noun। ठीक है, तो ट्रांसफ़र एपिथेट को समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि एपिथेट क्या होता है। एपिथेट सामान्यतः एक एडजेक्टिव होता है या फ्रेज़ होता है। फ्रेज़ यानी शब्दों का समूह होता है जो किसी व्यक्ति के उस गुण को बताता है जो उसकी विशिष्ट पहचान होती है। उस चीज़ से हम तुरंत समझ जाते हैं कि किसकी बात करें। जैसे कि अगर किसी ने कहा बिग बी, तो हम फट से समझ जाएंगे किसकी बात कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर किसी ने बोला तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। तो ये हम ट्रांसफ़र एपिथेट अब देखते हैं क्या है कि ये एक ऐसा एडजेक्टिव और फेस है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। जब उस नाउन से कूद करके वो किसी और नाउन को ट्रांसफ़र हो जाता है जिसके लिए वो प्रयुक्त ही नहीं हुआ है, तो इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया है वॉश्ड देयर ट्रांजिएंट फिट। ये ट्रांजिएंट फिट नहीं है बल्कि कौन है, नाउन है। ट्रांजिएंट वो नाउन है जिसका ये फिट है। तो ये ट्रांजिएंट जो एपिथेट है ये पर्सन से कूद करके किसके तक पहुंच गया है, फिट तक पहुंच गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो यूज़ हुआ है यहाँ पोएटिक डिवाइस, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन इसे हिंदी में हम कहते हैं मानवीकरण। तो इसमें बताया गया है, यहाँ डेफिनेशन दी गई है, इन दिस पोएटिक डिवाइस ह्यूमन क्वालिटी इज़ गिवन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या फीलिंग को जब ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ कार्डबोर्ड के लिए लिखा गया द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। तो कार्डबोर्ड बता रहा है कि वो कभी कैसा था। तो कार्डबोर्ड नहीं बता सकता है क्योंकि बताने का काम या कैसा है ये कहने का काम एक लिविंग बीइंग करता है। तो यहाँ पर उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है कार्डबोर्ड की, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। तो एलिटरेशन क्या होता है, हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द सेम लाइन। एक ही सेंटेंस में या क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स के शुरू के सेम कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होते हैं तो एलिटरेशन होता है। जैसे यहाँ देखिए कि रेड कलर से बताया गया है माई मदर्स हैंड, इसमें माँ साउंड का रेपिटेशन माई और मदर में हो रहा है। स्टूड स्टिल टू स्माइल, यहाँ पर स साउंड का रिपीटेशन स्टूड स्टिल और स्माइल में हो रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, यहाँ पर ट साउंड का रिपीटेशन टेरिबल और ट्रांजिएंट में हो रहा है। साइलेंस साइलेंसेस, स साउंड का रिपीटेशन साइलेंस और साइलेंसेस में हो रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीमोरॉन। इट्स ए पोएटिक डिवाइस दैट कंबाइंस टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल लेबर्ड ईज। तो ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें दो विपरीत शब्द भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो इस कविता में लेबर्ड का अर्थ होता है समथिंग डन विथ ग्रेट एफर्ट और डिफ़िकल्टी, यानी कि कुछ ऐसा जो काफ़ी मुश्किलों से किया गया हो। और ईज का अर्थ होता है आसान। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि लेबर्ड और ईज
इज़, दोनों ही शब्द एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं, लेकिन यहाँ भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए बतौर ऑक्सीमोरॉन यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ all about the Hindi explanation of the poem and the poetic devices used in this poem. ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.